Hello everyone, morning students, and today we'll continue with the topic thermal engineering. And this comes under Unit 2 of subject code EE202. तो आज हम बेसिक थर्मल प्रॉपर्टीज क्या हैं जो आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को पता होना चाहिए, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे. सो बिफोर टॉकिंग अबाउट द थर्मोडायनामिक्स और थर्मल इंजीनियर, आई वांट यू टू नो दैट this subject deals with the basics of thermal engineering. It is not an expert domain. You will just be getting the information regarding the very basic terminologies, the very basic concepts of thermal engineering, जो कि आप अपने सब्जेक्ट के अंदर एम्प्लॉय कर पाएंगे, because it deals with heat, it deals with energy, it deals with work, and these are some of the essential component in each and every subject of engineering. So let's begin. सबसे पहले थर्मो डायनामिक्स होता क्या है, थर्मोडायनामिक्स क्यों हमें जानना ज़रूरत है, क्योंकि आपके सब्जेक्ट के अंदर ये टॉपिक है एनर्जी. तो एनर्जी को जानने से पहले वी नीड टू नो व्हाट थर्मोडायनामिक्स इज. सो थर्मो का मतलब होता है हीट रिलीज, डायनामिक्स मतलब होता है मैकेनिकल एक्शन फॉर डूइंग वर्क. ठीक है. द स्टडी ऑफ द इफेक्ट ऑफ वर्क, हीट फ्लो एंड एनर्जी ऑन अ सिस्टम. तो ये थर्मोडायनामिक्स बेसिकली डील किससे करेगा, ये डील करेगा कि किस तरह से हीट का फ्लो है, किस तरह से वर्क का फ्लो है, किस तरह से एनर्जी सिस्टम के अंदर आ रही है या सिस्टम को छोड़ रही है. इट टॉक्स अबाउट द मूवमेंट ऑफ थर्मल एनर्जी, आपके थर्मल एनर्जी के मूवमेंट के बारे में बात करता है. Engineers use thermodynamics in system ranging from nuclear power plant to electrical component. The dynamics, thermodynamics is a study of the effects of work, heat, energy on a system. Thermodynamics is only concerned with macroscopic large scale changes and observations. देखिए जो ये सब्जेक्ट है थर्मोडायनामिक्स का, ये सब्जेक्ट डील करता है हीट से, ये डील करता है वर्क से, ये डील करता है एनर्जी से, और इनका इंटरेक्शन सिस्टम के साथ कैसा हो रहा है इसमें ये इंटरेस्टेड होता है. ठीक है. तो हम देखते हैं किस तरह से कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आती हैं और कैसे वो सिस्टम के अंदर यूज होती हैं. लेट्स सी. So first we need to understand what is a system. क्योंकि सिस्टम अगर आपको नहीं पता होगा तो then you will not be able to understand that from where energy is coming and to where the energy is going. So system basically एक एरिया होता है जो कि हम थर्मोडायनामिक स्टडीज के अंदर यूज करते हैं. ये एक इमेजिनरी एरिया हो सकता है, रियल हो सकता है, हाइपोथेटिकल हो सकता है. इसकी बाउंड्री फिक्स भी हो सकती है और इसकी बाउंड्री चाहे तो अनफिक्स भी हो सकती है. सराउंडिंग कौन क्या कहलाएगा, जो भी एरिया है, जो भी चीजें हैं जो अपने सिस्टम डिफाइन किया है, जिस रीजन को सिस्टम डिफाइन किया है उसके बाहर जो भी चीजें हैं वो आपका सराउंडिंग एरिया के अंदर कंसिडर होता है. Now what is boundary? Systems and surrounding are separated by some imaginary or real surface layer partition. देखिए it is a layer which separates system and surrounding. ठीक है, कोई भी अगर एक ऐसी लेयर है जो सिस्टम को अलग करती है और सराउंडिंग को अलग करती है, दैट इज नोन एज द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम. ठीक है. अब उसकी बात करते हैं, यूनिवर्स की बात कर लेते हैं. सिस्टम एंड सराउंडिंग्स पुट टुगेदर इज कॉल्ड यूनिवर्स. जब हम सिस्टम प्लस सराउंडिंग की एक साथ बात करते हैं, मतलब वी आर टेकिंग ईच एंड एवरीथिंग इन द सिस्टम इनटू द कंसिडरेशन, and at the same time we are taking each and everything which is out of the system into consideration. So this particular setup is known as universe. So now we need to know what kind of systems are there. देखिए in general तीन तरह के सिस्टम होते हैं, तो तीनों को हम बारी बारी देखेंगे. सबसे पहले होता है आपका आइसोलेटेड सिस्टम. देखिए दिस इज अ सिस्टम विच इज आइसोलेटेड, मतलब सबसे अलग थलग है. इट डज नॉट इंटरेक्ट विद इट्स सराउंडिंग, सराउंडिंग के साथ इसका कोई इंटरेक्शन नहीं होता है. ये सिस्टम के अंदर ना तो एनर्जी जा सकती है, ठीक है, ना ही इसके अंदर से बाहर से इसके अंदर या बाहर मास जा सकता है. देखिए ना तो इसके अंदर एनर्जी जा सकती है, ना ही एनर्जी इसके अंदर से बाहर आ सकती है, ना ही मास इसके अंदर जा सकता है, ना ही मास इससे बाहर आ सकता है. सो दिस इज नॉन एज आइसोलेटेड सिस्टम. एग्जाम्पल थर्मोफ्लास्क का दे रखा है, बट इट इज आइडेंटिकली इन रियल सिचुएशन ये एक आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है, क्योंकि थर्मोफ्लास्क भी आपका एनर्जी रिलीज करता है, मास नहीं करता है डेफिनेटली, बट वो उसमें भी एनर्जी लॉस होते हैं.
अगर आपको आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जांपल देखना है तो यूनिवर्स इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम. All the energy which is created in this universe is consumed in this universe or they change from one form to another form. ठीक है, एनर्जी डिग्रेडेशन होता है या फिर एनर्जी एनर्जी का जनरेशन होता है या फॉर्म चेंज हो रहा होता है. बेसिकली एनर्जी आप जनरेट नहीं कर सकते, सिर्फ फॉर्म को कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है. और जो भी मास है इस यूनिवर्स के अंदर, इट इज इंटरेक्टिंग विद ईच एंड अदर थिंग बट इट इज नॉट गोइंग आउट ऑफ द सिस्टम एंड नथिंग इज कमिंग इनटू दिस यूनिवर्स फ्रॉम आउटसाइड. नाउ विल टॉक अबाउट द क्रूज सिस्टम. क्रूज सिस्टम क्या है आपका? ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर मास तो आ सकता है, सॉरी मास नहीं आ सकता, बट एनर्जी का इंटरेक्शन हो सकता है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक सिलेंडर है, ठीक है, जिसके अंदर गैस है, उसके पिस्टन ऊपर और नीचे हो रहा है. ठीक है. तो पिस्टन ऊपर और नीचे होगा तो व्हाट विल हैपन, द मास विल बी देयर. मास जो भी है, गैस का मास है, वॉल्यूम है, वो वहां रहेगा. बट वहां से एनर्जी सराउंडिंग में रिलीज हो सकती है, फिन्स के थ्रू रिलीज हो सकती है, बाउंड्री के थ्रू रिलीज हो सकती है, कंडक्शन के थ्रू रिलीज हो सकती है. So closed system is a system in which there is no interaction of mass with the surrounding, but at the same time energy interaction takes place. तीसरा होता है आपका ओपन सिस्टम. इसके अंदर मास का भी इंटरेक्शन होता है और एनर्जी का इंटरेक्शन हो सकता है. एग्जांपल आपका गैस टरबाइन है, आईसी इंजन का. गैस टरबाइन आपने अगर देखे हो तो उसके अंदर एक इनलेट होता है और एक आउटलेट होता है, बीच में बर्नर होता है. ठीक है. तो जब आप इनलेट से मास आता है, मास प्लस जो एयर का मास होता है वो प्लस आपका फ्यूल, जब वो आपके बर्नर के पास जाते हैं, एग्जिस्ट एग्जिट से जस्ट पहले बर्नर होता है, वहां बर्न होता है. तो वहां पे हीट रिलीज होती है. हीट रिलीज जो होती है वो सिस्टम से बाहर भी जाती है और उसके साथ साथ मास भी सिस्टम से बाहर जा पाता है. मतलब अंदर भी आ रहा है, बाहर भी आ रहा है, इंटरेक्शन दोनों तरफ हो रहा है. सो दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज नोन एज ओपन सिस्टम. Now we'll talk about some of the thermodynamic properties. So what are the thermodynamic properties? We need to understand this because only then we will able to know how work interacts with the surrounding, how energy flows, and what are the properties of these things. तो सबसे पहले बात करते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज की बात करते हैं. देखिए, जितनी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिपेंड करती है मास पे या फिर साइज पे. ठीक है. ऐसी कोई प्रॉपर्टी हो जो मास के ऊपर डिपेंड करती हो या साइज के ऊपर डिपेंड करती हो, तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम लोग एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहेंगे, बाहरी प्रॉपर्टी कहेंगे. ठीक है. जैसे एनर्जी हुआ, आपका वॉल्यूम हुआ. वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम का फॉर्मूला जो होता है, मास इज इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. वॉल्यूम क्या होगा, मास अपॉन डेंसिटी. मतलब वॉल्यूम डेंसिटी मास पे डिपेंड कर रहा है. और वही एनर्जी क्या होती है, ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर. तो E is equal to energy is equal to m is equal to mass into c square. स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है, तो एनर्जी भी मास पे डिपेंड करती है. इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कौन सी होती है? इंडिपेंडेंट ऑफ सिस्टम. विद द प्रॉपर्टीज which are independent of the system. किसके? सिस्टम के मास और साइज पे डिपेंड नहीं करती है. देखिए, टेम्परेचर अगर है तो है, इट डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन मास. if there is a mass of 1 kg, whether it is a mass of 1000 kg, 100 degree centigrade will be same for both these objects. 100 डिग्री उसके लिए भी 100 डिग्री है, उसके लिए भी 100 डिग्री है. ठीक है. मास पे डिपेंड नहीं हो रहा है कि उसका 100 डिग्री पे उसको ज्यादा हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है या बिहेवियर चेंज हो रहा है, और वहां पे नहीं हो रहा है. एट द सेम टाइम प्रेशर डज नॉट डिपेंड अपॉन मास. प्रेशर है, प्रेशर बेसिकली इम्पैक्ट ऑफ मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल्स की वजह से होता है. ठीक है. तो जैसे आपका प्रेशर हुआ, टेम्परेचर हुआ, ये जो प्रॉपर्टीज हैं आपकी मास से इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज होती है एंड दीज आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज. और जितनी भी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होंगी आपकी, ठीक है, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक डेंसिटी, ये सारे इंडिपेंडेंट होंगे. ये सारी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी के अंदर आ जाती हैं. जैसे स्पेसिफिक वॉल्यूम की बात करते हैं आप, तो क्या होगा, वॉल्यूम पर यूनिट मास. तो ये जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी जहां हो गई, मतलब वॉल्यूम एक यूनिट मास का जो वॉल्यूम है, स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम पर यूनिट मास. एक यूनिट मास का जो वॉल्यूम है, इट विल एक्ट एज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी rather than acting as an extensive property. So I think students, up to this point everything is clear. I've told you the some of the basic properties. Now we'll go to the next slide.
तो प्रेशर है, प्रेशर डिफाइन कर दिया मैंने आपको। प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। पास्कल इसकी यूनिट होती है, किलो पास्कल, बार, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रेशर एब्सोल्यूट प्रेशर होता है जो भी सारे इफेक्ट्स को कंसिडर करता है, आपके एटमॉस्फेरिक इफेक्ट्स को कंसिडर करते हुए जो प्रेशर आप मेजर करते हैं एब्सोल्यूट रहता है। गेज प्रेशर जो होता है आपका वैक्यूम प्रेशर होता है। और उसके बाद आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। तो एब्सोल्यूट प्रेशर जो होगा आपका एटमॉस्फेरिक प्लस और माइनस गेज प्रेशर। देखिए अगर वैक्यूम है तो उसके ऊपर अब जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको ऐड कर देंगे और वैक्यूम के प्रेशर को माइनस कर देंगे, वो आपका एब्सोल्यूट प्रेशर होगा। और अगर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर है, उस प्रेशर को आप ऐड कर देंगे और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को भी ऐड कर लेंगे तो आपका वो एब्सोल्यूट प्रेशर हो जाएगा। बेसिकली आपका आपका जो गेज प्रेशर है, जो गेज है वो बताएगा आपका कितना वैक्यूम है आपके पास, ठीक है। पॉजिटिव में है मतलब आपका प्रेशर ज्यादा है, नेगेटिव में है मतलब आप नेगेटिव प्रेशर में, तो उसको माइनस करना होगा, पॉजिटिव को ऐड करना होगा। दैट विल बी नोन एज एब्सोल्यूट प्रेशर। आप ये डायग्राम देख सकते हैं राइट में। It is although not that much clearly visible, but still if you take a closer look, you're able to understand. Now volume, I think all of you know what volume is। थ्री डायमेंशनल स्पेस के अंदर जो भी आप जो भी एरिया ऑक्यूपाई कर रहे हैं, ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट एरिया ऑक्यूपाई करता है थ्री डायमेंशनल स्पेस के अंदर, दैट इज नोन एज इट्स वॉल्यूम। टेम्परेचर अगेन, इट इंडिकेट्स द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, कितना गर्म है कोई चीज़, कितनी ठंडी है। यूनिट केल्विन हो सकती है, डिग्री सेंटीग्रेड हो सकती है, फ़ारेनहाइट हो सकती है, ठीक है। देयर इज अ फॉर्मूला कि डिग्री सेंटीग्रेड को आप केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। केल्विन माइनस 273 इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड। Now we'll talk about the internal energy. It is a very important concept. So let's see what it is. देखिए internal energy, also called thermal energy, is the energy an object or substance is due to the kinetic and potential energies associated with the random motions of all the particles that make it up। एक अगर आपने सिलेंडर सिस्टम ले लिया, उसके अंदर आपने गैस डाल दी है, उसके बाद सिस्टम को आपने हीट किया है, तो हो गया क्या, व्हाट विल हैपन, द हीट एनर्जी विल बी रिसीव्ड बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस एंड व्हाट विल हैपन, दे विल एक्सेलरेट, मूव होना स्टार्ट हो जाएंगे बहुत हाई स्पीड पे। तो उसकी वजह से क्या होगा, इंटरनल इम्पैक्ट्स होना स्टार्ट हो जाएंगे। जो ये एनर्जी क्रिएट हो रही है, जो ये मोशन क्रिएट हो रहा है, जो एक मोमेंटम क्रिएट हो रहा है, किसकी वजह से, हीट की वजह से। इस एनर्जी को हम लोग इंटरनल एनर्जी कहते हैं। ये किसकी वजह से हो सकता है काइनेटिक मोशन की वजह से हो सकता है, पोटेंशियल पोजीशन की वजह से हो सकता है। जो जितना भी एनर्जी है सिस्टम के अंदर, ठीक है, काइनेटिक मोशन की वजह से या पोटेंशियल एनर्जी की वजह से, वो दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं तो दैट इज नोन एज इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। और ये आपका एटम्स के डिस्टेंस की वजह से, स्पेसिंग की वजह से भी क्रिएट होती है। सो इंटरनल एनर्जी इज डिफाइंड एज द एनर्जी associated with the random disordered motion of molecules। यूनिट होती है इसे किलो जूल या फिर जूल। देखिए ये जो एनर्जी है इसका जन्म इसलिए हो रहा है, इट इज कमिंग इनटू द पिक्चर बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स और एटम्स। ओके, एंड व्हाट इज गिविंग दीज मॉलिक्यूल्स मोशन, heat is giving the motion to these molecules। So heat is giving the motion to the molecules, and because of the motion and because of the position, kinetic energy and potential energy is coming into the picture, and that is the absolute reason why the system will be energized। अगर हीट निकाल लेंगे आप, मोशन कम हो जाएगा, तो एनर्जी सिस्टम की कम हो जाएगी। ओके, सो एंथैल्पी, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये आपको आगे की नेक्स्ट टॉपिक्स जो मैं क्लास में होगा उसमें समझाऊंगा, क्योंकि दिस टॉपिक विल टेक सम टाइम, ठीक है। थोड़ा सा ओवरव्यू हम लोग देख लेते हैं। Total heat content of a body is known as enthalpy। ठीक है, heat supplied to the body, enthalpy increases and decreases when heat is removed। अगर किसी बॉडी में हीट सप्लाई की है तो उसकी एंथैल्पी इंक्रीज हो जाएगी, अगर हीट निकाल ली है तो एंथैल्पी डिक्रीज हो जाएगी। Enthalpy is a measure of the total energy of a thermodynamic system। It talks about the total energy। देखिए पूरी एनर्जी जितनी थर्मोडायनामिक सिस्टम के अंदर हो सकती है उसकी बात करती है। दिस पिक्चर इज नॉट क्लियर। फिजिकल फॉर्मूला इसका है एच इक्वल टू ई प्लस पी इंटू वी। ठीक है, एच एंथैल्पी है, ई आपका है जो इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम है। ठीक है, कहीं पे एच इक्वल यू प्लस पी भी लिखते हैं, तो ई लिख दीजिए चाहे आप यू लिख दिए, दैट विल नॉट मेक अ डिफरेंस। ई का मतलब या यू का मतलब इंटरनल एनर्जी होता है, पी
एक्सटर्नल प्रेशर ऑन द सिस्टम, वी वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम। देखिए प्रेशर इनटू वॉल्यूम ये वर्क डन को दिखाता है, ठीक है। अगर वर्क डन पॉजिटिव है तो ये ऐड हो जाएगा, वर्क डन नेगेटिव है तो ये माइनस हो जाएगा। आप इस तरह से समझ सकते हैं इसको कि कोई सिस्टम है, उसके अंदर हीट कंटेंट है, हीट दी गई उस सिस्टम को, तो उसका इंटरनल एनर्जी तो उसको बढ़ गई है, पर एट द सेम टाइम if the system do some work on the surrounding, that will be considered as positive। या फिर अगर सराउंडिंग ने सिस्टम के ऊपर वर्क किया P into V, then the work will be considered as negative। तो उसका जो सम होगा टोटल वर्क सिस्टम पे किया है प्लस इंटरनल एनर्जी, दैट इज नोन एज एंथैल्पी। या फिर इंटरनल एनर्जी प्लस जो सिस्टम के ऊपर सराउंडिंग में वर्क किया है, दैट इज नोन एज, उसको माइनस कर देंगे, एंड दैट विल गिव अस टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। So I think up to this point everything is clear, students. So I will continue into the next lecture. So if you have any doubt, you can ask me in the comment section. And thank you very much.